हेलो, नमस्ते, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं शिक्षा मनोविज्ञान की विधियां। अब हम आगे नेक्स्ट विधि पे चलते हैं। नेक्स्ट कौन सी विधि है? अनुप्रस्थ काट विधि। इसे क्या बोलते हैं? क्रॉस सेक्शनल मेथड। क्रॉस सेक्शनल मेथड से समझो ये क्या होती है। इसमें क्या होता है कि इसमें अलग अलग एज को हम लेते हैं, यानी अलग अलग एज के बच्चों को हम लेते हैं और उस पर सेम, यानी कोई भी एक जैसे कोई सेम क्वेश्चन है उसी को हम उन पर देखते हैं। यानी एज एज तो क्या हो गई बच्चों की, सारे जैसे 6 साल का बच्चा ले लिया हमने, एक 12 साल का ले लिया, एक 18 साल का बच्चा ले लिया। सेम एज नहीं है लेकिन टाइम सेम है। टाइम क्या है? सेम। एज क्या है? एज क्या है? डिफरेंट। और टाइम है सेम। लेकिन क्वेश्चन भी क्या है? क्वेश्चन क्वेश्चन भी है सेम। ठीक है, समझ में आया कि हमने एज अलग अलग एज के बच्चे ले लिए, सेम टाइम पे सेम क्वेश्चन से उनसे कुछ पूछा, फिर हमने जानना चाहा कि हर बच्चे की क्या सोच है उस चीज को लेके। कि भाई हमने क्वेश्चन सेम लिया तो उनका विकास कितना हुआ है, कोई बच्चा कितना सीखा है उनके एज डिफरेंस के हिसाब से। अब जैसे हमने पूछा कि आपको ये सब्जेक्ट पढ़कर कैसा लगा, तो हर बच्चे की राय अलग अलग होगी हर एज के हिसाब से। कोई बच्चा क्या बोलेगा और उससे बड़ा बच्चा और उससे बड़ा बच्चा, हर एज का बच्चा अलग अलग चीज उसका जवाब देगा। तो उससे क्या पता चलेगा कि जो एज का जो डिफरेंस आ रहा है उस हिसाब से बच्चों की सोच में क्या अंतर आ रहा है या उनकी सोच किस हिसाब से डेवलप हो रही है। अब इसे समझो कि इसमें क्या है, विभिन्न आयु समूह के एक समय में अध्ययन करना, यानी विभिन्न आयु यानी अलग अलग एज के बच्चों का एक ही टाइम पर अध्ययन करना। हमने कोई सेम क्वेश्चन लेकर हमने क्या पूछा, कोई एक ऐसा कथन पूछा या कुछ भी ऐसा पूछा जिससे क्या पता चला, हमको उनकी सोच पता चली। जैसे इसका एक एग्जाम्पल देखो कि 5 साल, 10 साल और 15 वर्ष के बच्चों की तुलना करी। कि हमने कुछ भी क्वेश्चन पूछ लिया उनसे कि आपको ये जो अभी आपने ये क्वेश्चन देखा, इस क्वेश्चन से आपको क्या समझ में आया। जैसे हमने एक क्वेश्चन दिया और उसी क्वेश्चन का जवाब बच्चे किस किस प्रकार से दे रहे हैं, हर एज का बच्चा उसकी सोच के हिसाब से जवाब देगा। जैसे हमने कोई एक एक ऐसे के लिए बोला कि आप टीचर पर निबंध लिखो, तो टीचर पर बच्चे ने निबंध लिखा। छोटा बच्चा क्या लिखेगा, जितना उसने देखा, जिस हिसाब से उसकी सोच कार्य करती है उसने उस हिसाब से लिखा। जो थोड़ा बड़ा बच्चा उसने थोड़ा पॉइंट के वे में समझाया कि उनके क्या क्या गुण होते हैं, क्या क्या वे हमें सिखाते हैं। उससे बड़ा बच्चा उसने और अच्छे तरीके से या अच्छे वे में सिखाया। तो हमने क्या देखा कि बच्चे किस प्रकार से सीख रहे हैं, उनका विकास किस प्रकार से हो रहा है। ऐसे इसके गुण क्या है इस विधि के? कि समय की बचत, हम एक ही टाइम पे बहुत सी चीजें जान पा रहे बच्चों के बारे में, यानी हम एक ही टाइम पे बच्चों की तुलना कर पा रहे हैं। तो इससे क्या हो रही है, टाइम सेव हो रहा है। ऐसे ही जल्दी परिणाम, जो हमने देखा, जो हमने उनसे पूछा उसका परिणाम हमारे सामने है कि एक बच्चा ने ये जवाब दिया, दूसरे ने ये और तीसरे ने ये। तो इससे क्या हमें परिणाम भी क्या होता है, जल्दी प्राप्त हो जाता है। जल्दी हम कोई चीज जान पा रहे हैं तो हमें जल्दी परिणाम प्राप्त होगा। ऐसे इसके दोष क्या है? विकास की निरंतरता स्पष्ट नहीं। निरंतरता स्पष्ट नहीं कि विकास किस प्रकार उनका हो रहा है। जैसे हमने सीधा 6 से 12 साल के बच्चे पर चले गए, वो सीधा 12 से 18 साल के बच्चे पर गए, लेकिन हमने उनका स्टेप बाय स्टेप देखा ही नहीं कि 6 साल तक उसकी क्या सोच थी, फिर 7, फिर 8, 9, 10, 11, तो हर एज में उनकी क्या सोच थी। तो हमने उनका विकास नहीं जान पाए कि उनका जो विकास का जो क्रम है कि किस प्रकार से उनका ये विकास बढ़ रहा है। कि आज तो हमने देखा कि बच्चा 6th क्लास का बच्चा ये चीज बोल रहा है इस चीज के बारे में, लेकिन वो 7th में आते आते उसकी सोच में कितना अंतर आता हमें नहीं पता। हमने सीधा देखा 12 साल का बच्चा या सीधा देखा 18 साल का बच्चा। तो हमें उनके जो विकास में जो निरंतरता है, जो रेगुलरिटी है, हम उस चीज को थोड़ी जान पाए।
तो इसलिए क्या बोल रहे हैं कि विकास में निरंतरता का अभाव होता है। ऐसे ही दूसरा है कि अनुक्रमिक डिजाइन विधि, सिक्वेंशियल डिजाइन। अनुक्रमिक डिजाइन यानी अनुक्रम, यानी हम उनके एज को तो लेकर चल ही रहे, इसमें एज के साथ साथ क्या हो रहा है, उन्हीं बच्चों का बहुत लंबे टाइम तक अध्ययन किया जा रहा है। जैसे हमने आज अध्ययन किया, फिर 1 साल बाद किया, फिर दूसरे साल किया, फिर तीसरे साल। कालानुक्रमित विधि में क्या होता है कि किसी एक ही बच्चे का बहुत अलग अलग एज में, यानी अलग अलग सालों में उसका विकास देखना। जैसे कोई 6 साल का बच्चा है, हमने आज इसका परीक्षण किया, ये क्या है आज। फिर बाद में क्या किया हमने, इसी बच्चे का जब वो 8 साल का हो गया, फिर हमने 2 साल बाद, आज से 2 साल बाद हमने उसका अध्ययन किया, फिर वो 10 साल का हो गया, तो इससे हमने और 2 साल बाद उसका अध्ययन किया। तो हम सेम ही बच्चे का अलग अलग एज में, अलग अलग टाइम में उनका अध्ययन कर रहे हैं। तो उसमें क्या होता था, ये किस में होता था, कालानुक्रमित विधि में। और अनुप्रस्थ काट विधि में क्या होता था कि अलग अलग जो बच्चे हैं उनका सेम टाइम में अध्ययन कर रहे हैं। हम 6 साल, 8 साल और 10 साल का बच्चे का आज अध्ययन कर रहे हैं। हमने इनका तीनों का आज ही अध्ययन किया, हमने बाद में उनका अध्ययन नहीं किया। तो आज अध्ययन किया तो किस में था, अनुप्रस्थ काट विधि। एज अलग अलग है लेकिन आज ही अध्ययन किया। और कालानुक्रम मतलब हमने आज किया, फिर 2 साल बाद, फिर 2 साल बाद अध्ययन किया, तो ये क्या था, कालानुक्रमित। अब इन दोनों का जो मिक्सचर है वो है अनुक्रमित, अनुक्रमिक। हमने आज भी अध्ययन किया उन्हीं का, और उनका हमने कल 2 साल बाद फिर अध्ययन किया, फिर 2 साल बाद और अध्ययन किया। तो ये क्या हो रहा है, अलग अलग एज का अलग अलग टाइम पर अध्ययन करना, सेम बच्चों का अध्ययन हो रहा है उसमें। तो इसमें क्या हुआ, ये दोनों की मिक्सचर विधि है। तो अब इसकी विशेषताएं क्या हो जाएगी, जैसे एक बार एक क्वेश्चन देखो कि हम देख रहे हैं कि कोई बच्चा फोन चलाना कैसे सीखता है। तो हम आज के हिसाब से देख रहे हैं कि 6th क्लास का, या जो 6 साल का बच्चा है, जो 8 साल का बच्चा है, और जो 10 साल का बच्चा है, वो फोन चलाने में क्या क्या कर रहा है। जो 6 साल का बच्चा जो जनरल चीजें चलाएगा, या तो फोटोज देखने लग जाएगा, या किसी को कॉल मिलाने लग जाएगा, या कुछ जनरल चीज की जैसे मम्मी को, पापा को, या उनको वीडियो कॉल करना है या बात करना। फिर थोड़ा बड़ा हो जाएगा तो वो गेम्स खेल रहा है या और भी चीजें कर रहा है उस फोन में। और उससे बड़ा हो गया फिर वो क्या कर रहा है, और भी जो अदर एक्टिविटीज भी उसमें सीख रहा है, यानी उसके बारे में और बेहतर तरीके से जान पा रहा है और बेहतर तरीके से मोबाइल को चला पा रहा है। तो ये क्या हुआ, ये किया हमने अनुक्रमिक, अनुक्रमिक नहीं, ये किस में था, अनुप्रस्थ काट, जिसमें हमने एक ही आज ही उनका अध्ययन किया। फिर हम सेम बच्चों का करेंगे 2 साल बाद, या ये कोई फिक्स नहीं है, ये 3 साल बाद भी हो सकता है, ये 5 साल बाद भी हो सकता है, ये ईयर तो चेंज होते रहते हैं, लेकिन क्या सेम ही बच्चों का। अब हम क्या कर रहे हैं, हम चाह रहे हैं, हम देखना चाह रहे हैं कि अब 3 साल बाद उनमें क्या डिफरेंस आया। सेम चीज का अध्ययन किया हमने, फिर हम देख रहे 5 साल बाद क्या डिफरेंस आया। तो उनका विकास हमें दिख रहा है कि उनका विकास किस प्रकार से हो रहा है इस स्टेप से। तो ये किस में आ गई, ये आ गई अनुक्रमिक डिजाइन विधि। अब जैसे इसके और एग्जाम्पल देखो कि जैसे कुछ बच्चे हैं, वो क्या, जैसे हमने बच्चों को देखा कि किस एज का बच्चा कितना भाग पा रहा है, यानी हमने उनका स्पीड टेस्ट लिया, या हमने उनकी रनिंग करवाई या दौड़ करवाई, दौड़ रखी। तो अब देखते हैं कौन सा बच्चा कितना भाग पा रहा है, कितना दौड़ पा रहा है, और किस स्पीड से कितने टाइम में वो दूरी कवर कर पा रहे हैं। हमने अलग अलग एज डिफरेंस में देखा। फिर हमने कुछ साल बाद देखा कि अब उनकी स्पीड में कितनी बढ़ोतरी हुई, अब उनका टाइम कितना कम लगा, उनको उस सेम दूरी को तय करने में कितना टाइम लगा। कि जैसे पहले वो, ये वाला बच्चा पहले 1 घंटे में कोई दूरी तय कर पाता था, आज ये कर पाता था 50 मिनट में, और ये कर पाता था 40 मिनट में, सेम दूरी। बाद में क्या हुआ, आज तो इसने 1 घंटे में किया, फिर आज इसने भी 8 घंटे में किया, आज इसने भी 10 घंटे, ये 40 मिनट में किया। अब हमने क्या देखा कि 2 साल बाद इसकी सेम दूरी जो है, जैसे दूरी है
दो जैसे दूरी है 5 किलोमीटर, ठीक है। अब ये सेम दूरी ये 2 साल बाद कितना, यानी जब ये 8 साल का हो जाएगा तब कितने मिनट में कर पा रहा है, ये कर पा रहा है 50 मिनट में। ये हो सकता है ये कर पा रहा है 40 मिनट में, और ये दूरी तय कर पा रहा है अब 30 मिनट में। तो इनका टाइम भी कम हो रहा है। तो इसके बारे में क्या पता चल रहा है कि इनका विकास किस प्रकार से हो रहा है। हम इससे क्या हुआ, हमने सेम बच्चे का 6 साल में देख लिया, उसी बच्चे का हमने 8 साल में डिफरेंस देख लिया, उसी बच्चे का हमने 10 साल में देख लिया डिफरेंस, क्योंकि हम अलग अलग साल में देख रहे हैं और इनका अलग अलग टाइम नोट हो रहा है। ऐसे इसी बच्चे का भी सेम हो जाएगा, ऐसे इस बच्चे का। तो इससे क्या होगा, उनका हमें अच्छे तरीके से बेहतर तरीके से ज्ञान हो पाएगा कि बच्चे का विकास किस प्रकार से हो रहा है। ऐसे इसके देखो विशेषताएं देखो कि अधिक विश्वसनीय। विश्वसनीय क्यों है, क्योंकि हम किसी एक ही बच्चे पर या किन्हीं जो सेम बच्चे हैं उनका हम अलग अलग टाइम पर भी अध्ययन कर रहे हैं, और एज भी अलग अलग, मतलब सेम बच्चे को हम ले रहे हैं, हमने उनका अध्ययन किया, फिर अलग अलग साल में भी अध्ययन किया। तो उससे क्या हो रहा है, हमें उनके बारे में बेहतर तरीके से पता कर पा रहे हैं कि किस प्रकार से उनका विकास हो रहा है। तो इससे क्या होगा, ये विश्वसनीय ज्यादा होगी, यानी हमें जो भी फैक्ट्स या फिर जो भी रिजल्ट निकलेगा वो रियल, वो ज्यादा ऑथेंटिक होगा। तो इसलिए हम बोल रहे हैं कि ये क्या है, अधिक विश्वसनीय है। ऐसे दोनों विधियों का लाभ मिल रहा है हमें, कालानुक्रमित विधि का भी लाभ मिल रहा है और अनुप्रस्थ काट विधि का भी लाभ मिल रहा है, कि हम आज ही इनका अध्ययन कर रहे हैं और कुछ साल बाद भी अध्ययन कर रहे हैं, तो हमें दोनों विधियों का लाभ मिल रहा है एक ही मेथड से। तो ये क्या हो गया, अनुक्रमिक विधि। इसके दोष क्या है, जटिल है। जटिल क्यों है, क्योंकि हम जैसे हमने क्या किया, हम बहुत सारी चीजें एक ही मेथड से हम बहुत सारी चीजें जानना चाह रहे हैं। जैसे कि हमने एक जो 6 साल का बच्चा था उस पे हमने प्रयोग किया, एक तरह से हमने आज देखा कि उसकी स्पीड कितनी बढ़ी। हमने 2 साल बाद फिर उसकी स्पीड का कंपेयर किया इसकी स्पीड से, फिर हमने 10 साल बाद या 2 साल बाद और इस बच्चे की स्पीड से उसका कंपेयर किया, यानी आपस में कंपैरिजन चल रहा है। और इनके साथ जो विकास हो रहा है इनका खुद का, ये भी तो 6 से 7 साल का या 8 साल का हो जाएगा, फिर ये 8 से 10 साल। अब इसमें कितना आ रहा है डिफरेंस, अब कितना डिफरेंस आ रहा है, मतलब बहुत जटिल क्रिया हो गई, हमें बहुत सारी चीजें एक ही टाइम पे जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो हो सकता है कि हमें बहुत ज़्यादा समय लगे या हमें बहुत ज़्यादा ध्यान लगा के वो कार्य करना पड़ेगा, क्योंकि हम एक ही टाइम पे इसका इस एज में कर रहे हैं, फिर 8 साल बाद और ये भी तो बढ़ रहा है, साथ में ये भी बढ़ रहा है, क्योंकि हम जैसे जैसे साल बढ़ा रहे हैं वैसे इनकी भी तो एज बढ़ रही है। तो हमें ये सारी चीज़ें, केवल हमने क्या किया, हमने केवल वो चीज़ नोट नहीं करी कि ये इतने किलोमीटर भाग सका, ये इतना किलोमीटर भाग सका। हम क्या चाह रहे हैं, यानी जो मनोवैज्ञानिक है वो क्या चाह रहे हैं, वो चाह रहे हैं कि इनका विकास किस प्रकार से हो रहा है। केवल वो जैसे भागने का स्पीड नहीं चेक करना चाह रहे कि वो ये चीज लिखना चाह रहे कि 6 साल का बच्चा इतने इतने किलोमीटर इस इतने घंटे में भाग सकता है। वो जानना चाह रहे कि इससे क्या चीज प्रूफ होती है कि बच्चे का जो विकास है किस प्रकार से होता है। तो उनको उस जो जटिल चीजें उनको जानना पड़ेगा, उसके लिए इनको एक साथ इतनी सारी क्रिया करनी पड़ेगी। तो ये इसलिए बोलते हैं कि ये क्या है, एक जटिल मेथड है। अब ऐसे ही समय व खर्च अधिक। समय, क्योंकि हम बहुत बहुत सालों का इससे इनका अध्ययन कर रहे हैं, तो समय खर्च होगा तो साथ साथ पैसे भी खर्च होंगे। क्यों, क्योंकि हमें ज़्यादा ज़्यादा हमें पैसे लगाने पड़ेंगे, हमें ज़्यादा सुविधाएं चाहिए होगी, हमें ज़्यादा टाइम इन्वेस्ट करना पड़ेगा उन बच्चों, तो इसलिए समय व खर्च अधिक लगता है। नेक्स्ट है साक्षात्कार विधि, यानी इंटरव्यू मेथड। साक्षात्कार या इंटरव्यू, तो ये तो आप जानते होंगे कि इंटरव्यू क्या होता है, आपका भी इंटरव्यू लिया होगा। जैसे अगर आपने स्कूल में आपके कुछ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट थे या ऐसे सब्जेक्ट जिसमें आपका वाइवा होता था, वो भी क्या है, एक तरीके से इंटरव्यू है। यानी वाइवा भी क्या है, एक तरीके से इंटरव्यू मेथड ही है। इसमें आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप उनके जवाब दे रहे हो। अब उसमें क्वेश्चन दो प्रकार से हो जाते हैं, एक तो जो क्वेश्चन फिक्स होते हैं कि आपसे यही यही क्वेश्चन पूछने हैं, और ऐसे ही कि भाई कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जिसका आपको पहले से फिक्स नहीं होता। जैसे जो इंटरव्यूअर है, जो लेने वाला है, जो साक्षात्कार, तो वो क्या कुछ क्वेश्चंस फिक्स लिख के लाता है,
तो वो क्या हो गए, फिक्स्ड क्वेश्चन हो गए। एक कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो पहले से फिक्स नहीं होते, वो बातों बातों से निकलते हैं, तो वो क्या हो गए, जो फिक्स क्वेश्चंस नहीं है। तो ये क्या दो प्रकार से हो जाता है, संरचित संरचित साक्षात्कार, और दूसरा हो जाता है असंरचित साक्षात्कार। पहले इसे समझो, किसी परिभाषा के आमने सामने बातचीत द्वारा जानकारी प्राप्त करना साक्षात्कार विधि है। यानी दो लोग आमने सामने बैठे हैं और उनसे बातचीत की जा रही है और उनकी जानकारी इकट्ठी की जा रही है उनके द्वारा। अब इसके दो प्रकार के संरचित साक्षात्कार, यानी क्या है, स्ट्रक्चर्ड। स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यू, ऐसे ही असंरचित यानी अनस्ट्रक्चर्ड। अब देखो, आपको इसके इंग्लिश वाले जो वर्ड है उससे आपको समझ में आ रहा होगा कि स्ट्रक्चर यानी जिसका स्ट्रक्चर फिक्स हो, स्ट्रक्चर्ड हो जाता है, यानी संरचित साक्षात्कार। अनस्ट्रक्चर्ड जिसका स्ट्रक्चर फिक्स ना हो, तो वो क्या हो जाता है, असंरचित साक्षात्कार। यानी इसमें क्या होता है, फिक्स्ड क्वेश्चन, फिक्स्ड क्वेश्चंस, जो क्वेश्चन पहले से फिक्स होते हैं, जो हर बच्चे से पूछे जाते हैं, यानी जो सेम क्वेश्चन सब बच्चों से पूछे जाएंगे, वो आ जाता है फिक्स्ड। और ये हो जाता है अनफिक्स्ड, या जो अनफिक्स्ड क्वेश्चंस, वह क्वेश्चंस जो पहले से फिक्स नहीं होते। तो अब जैसे समझो, इसके एग्जांपल्स देखो, कि संरचित साक्षात्कार जैसे कि बच्चों से पूछा कि आपको आपको ये सब्जेक्ट पढ़कर कैसा लगता है। ये तो फिर भी चलो, उसमें बच्चा ऐसा कुछ आंसर दे देंगे कि जो उनके मन से जो निकल रहे हैं। जैसे डॉक्टर ने पूछा जैसे डॉक्टर ने पूछा कि आपका जो ये बीमारी है वह कब से है, कितने टाइम से हुई है आपको ये बीमारी। तो वो क्या है, ये क्वेश्चन जो है वो सभी से पूछेगा कि कितने टाइम से है, जो ये दर्द हो रहा है आपको कितने टाइम से हो रहा है। तो ये जो क्वेश्चन है डॉक्टर सभी से पूछेगा। फिर वह जो चीज बोलेगा उसके हिसाब से वो ऐसे क्वेश्चंस पूछेगा जो क्या होंगे, अनफिक्स्ड। अब जैसे बहुत से इंटरव्यू आपने देखे होंगे, उसमें क्या होता है कि पहले वो बच्चों से कुछ फिक्स्ड क्वेश्चन पूछते हैं कि आपको कौन सा सब्जेक्ट पसंद है, आपको कौन से उस सब्जेक्ट में आपको क्या चीज़ ज़्यादा पसंद है। तो वो चीज़ पूछी उन्होंने। फिर उसके बाद जो उन्होंने बोला उस हिसाब से उन्होंने घुमाकर उनसे उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए, जो पहले से उन्होंने कुछ फिक्स नहीं कर रखा था। तो वो क्या हो जाएगा, अनफिक्स्ड क्वेश्चंस। जैसे कि बच्चों से पूछा कि आपको आपको यहाँ पे जो आपको ये टीचर्स दिख रहे हैं, उन टीचर्स में से किसी एक के बारे में आप बताओ कि जो आपके स्कूल के टीचर्स हैं, आप उनके बारे में आपको उन सभी टीचर्स में से कौन सा टीचर ज़्यादा पसंद है। तो उन्होंने बोला कि मुझे मैथ वाले टीचर पसंद है, कोई बच्चा बोलता है मुझे इंग्लिश वाले टीचर पसंद है। तो जो मैथ वाला बोल रहा है तो उनसे मैथ के रिलेटेड क्वेश्चंस पूछ लिए कि अच्छा आपको मैथ ज़्यादा पसंद है, इसका मतलब है तो आप मैथ के बारे में ये चीज़ बताओ। एक जैसे जो बोल रहा है इंग्लिश में, इंग्लिश वाले टीचर ज़्यादा पसंद है, तो उन्होंने इंग्लिश के बारे में पूछ लिया कि आप इंग्लिश के इस चीज़ के बारे में बताओ। तो ये क्या होता है, कुछ क्वेश्चंस तो क्या होते हैं, फिक्स्ड क्वेश्चंस होते हैं, और कुछ होते हैं अनफिक्स्ड क्वेश्चन। तो इसलिए जो साक्षात्कार या इंटरव्यू विधि है उसको दो भागों में बांट दिया है, यानी संरचित और असंरचित। अब इसकी विशेषताएं देखो, प्रत्यक्ष संपर्क, टीचर और जो इंटरव्यू ले रहा है वो और जिसका इंटरव्यू हो रहा है, उनका आपस में क्या होता है,
प्रत्यक्ष संपर्क होता है, यानी आपस में बातचीत करते हैं सामने आमने सामने बैठ के, तो इसलिए क्या होता है, ये प्रत्यक्ष संपर्क विधि है। ऐसी विस्तृत जानकारी, अब जैसे हम बच्चे के बारे में बहुत डिटेल में जानना चाह रहे हैं, हमने जैसे बच्चे से पूछा कि आपको पढ़ाई में क्या समस्या आती है, आपको क्या वह जो सब्जेक्ट है वह आपको याद नहीं होता, या आप उसके बारे में, या तो आपको वो चीज़ समझाई अच्छे से नहीं जा रही है। अब बच्चा क्या उस चीज़ को डिटेल में बताएगा कि मेरी ये समस्या है और मुझे इस वजह से ये सब्जेक्ट समझ नहीं आ रहा, और मुझे जो प्रॉब्लम हो रही है वो हर चीज़ बताएगा। तो इससे क्या हो रही है, बच्चे के बारे में विस्तृत जानकारी मिल रही है कि उसकी जो समस्या है, जो हम जानना चाह रहे हैं, उस चीज़ को खुल के डिटेल में बता पा रहा है, क्योंकि आमने सामने बैठा है। अगर यही हम चीज़ उसको बोले कि आप, हमने जैसे उसको पेपर पेन पे बोला और उससे एक क्वेश्चन पूछ लिया कि आपको ये जो सब्जेक्ट है समझ में आ रहा है, या आप इसके बारे में, आप इसे पढ़ने में, पढ़ाई में आपको क्या दिक्कत आ रही है, तो वो लिमिटेड आंसर लिख पाएगा, उसको लिमिटेड आंसर लिख पाएगा। एक हमने उससे आमने सामने बैठकर पूछा ये सेम चीज कि आपको ये चीज में क्या दिक्कत आ रही है, तो वो खुल के अपनी राय बोल पाएगा, अपने शब्दों में समझा पाएगा। एक लिखने में और बोलने में काफी अंतर आ जाता है। बोलने में वो हर चीज खुल के अपने शब्दों को, अपने जो जेस्चर है या उसके द्वारा, या अपने जो मन में चल रहा है वो सामने वाले को समझा पाता है, वो अपने रिएक्शन से भी समझा पाता है। और इसमें क्या होता है, इसमें हम देख कर, केवल पढ़कर चीजों को समझ सकते हैं, एक हम बात करके ज्यादा बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। तो इंटरव्यू में क्या होता है कि गहराई से जानकारी मिलती है और स्पष्टता होती है, क्योंकि जो बच्चा बोल रहा है वो स्पष्ट तरीके से अपनी बात रख पा रहा है, तो हम क्या उसकी चीजों को ढंग से समझ पा रहे हैं कि वो क्या चाह रहा है, क्या सोच रहा है, क्या कहना चाह रहा है, क्योंकि हमें उसके हाव भाव, जेस्चर सब देखने को मिलते हैं। अब इस विधि की दोष भी है। क्या दोष है कि समय अधिक लगता है, एक एक बच्चे के बारे में एक एक डिटेल जानना, तो इसमें क्या होगा, इसमें टाइम ज़्यादा कंज्यूम होगा, यानी समय ज़्यादा लगेगा, क्योंकि हर बच्चे के बारे में जानना चाह रहे हैं हम, किसी एक के बारे में जानना नहीं चाह रहे, हम हर बच्चे की प्रॉब्लम जानना चाह रहे हैं, तो उसमें क्या होगा, टाइम ज़्यादा लगेगा। पक्षपात संभव है, हो सकता है कि वो जो इंटरव्यू ले रहा है उसके कोई जो खास बच्चा है, या जो बोल रहा है वो उस चीज़ को लेकर पक्षपात कर दे, या जो टीचर है जो बच्चों से कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, और वो हो सकता है कि उसकी जो वो कहने का मतलब है उस चीज़ को ना समझकर कुछ और मतलब ले ले, या जो वो बोल रहा है उस चीज़ को ना समझकर वह बोल दे कि नहीं वो तो सही है, और वो गलत भी बोल रहा हो अगर बच्चा उस चीज़ को लेकर, तो क्या इसमें पक्षपात हो सकता है। कि टीचर भी बायस हो सकता है अपने स्टूडेंट के प्रति, जैसे कि उसका कोई प्रिय स्टूडेंट है और एक है जिसे वो पसंद नहीं करता, और वो सही बात बोल रहा है, सही चीज कर रहा है, उसने सही आंसर दिया, फिर भी टीचर ने उस चीज को गलत बोल दिया, या जो उसको पसंद है बच्चा, उसने उसको सही आंसर ना देके भी उसको अच्छे नंबर दे दिए, या उसको सही समझ लिया, तो इस विधि में क्या है, इस विधि में पक्षपात संभव है। तो हमने आज कौन कौन सी विधि देखी, आज हमने देखी साक्षात्कार इंटरव्यू विधि और अनुक्रमिक डिजाइन विधि, जिसे कालानुक्रमिक और अनुप्रस्थ काट विधि से मिलकर बनी है। और क्या देखा हमने, अनुप्रस्थ काट विधि। तो आज हमने ये 3 विधियां देखी। नेक्स्ट क्लास में हम इनके आगे जो भी विधियां बच रही है हम उस विधियों पे बात करेंगे। तो आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में।